नमस्कार दोस्तों, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान के उपकरणों के बारे में। ठीक है, तो अनुसंधान के उपकरण क्या होते हैं? जब जिन एपरेटस का प्रयोग या जिन यंत्रों का प्रयोग हम अनुसंधान कार्य के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए करते हैं अनुसंधान कार्य में, उन्हें अनुसंधान के उपकरणों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें प्रश्नावलियाँ हैं, ठीक है, जो प्रश्नावलियाँ हम यूज़ करते हैं या जो मेथड हम यूज़ करते हैं उन सबको इस श्रेणी में रखा जाता है। आज हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो अनुसंधान के उपकरण के क्या प्रकार हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं आज हम। अनुसंधान उपकरण के प्रकार। ठीक है, देखिए, अनुसंधान के उपकरणों को जिन प्रकारों में बांटा गया है उनको मैं क्लासिफिकेशन करके आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जैसे मैंने पिछली वीडियो में रिसर्च के बारे में आपको बताया था, पहले हम उसी की तरह आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार होता है परिप्रेक्षा प्रकार। परिप्रेक्षा, ठीक है, परिप्रेक्षा आकार हम उसे कहते हैं जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से या साइंस के माध्यम से, मतलब जो चिन्ह होते हैं उनके माध्यम से हम जब परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हमें उसके लिए क्या विधि या क्या यंत्र का एपरेटस का यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे आती है इसमें प्रश्नावली। देखिए, प्रश्नावली के बारे में हम पढ़ें। प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे निश्चित एकांशों पर आधारित या आइटम्स पर आधारित होती है। ठीक है, निश्चित एकांशों पर आधारित, यानी इसमें क्या होता है, जितने भी हमें क्वेश्चन लेने हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, विधि, क्रियान्विति के आधार पर, यानी जो हमें रिसर्च में जिस प्रकार से हमें उसको प्रोसेस में लाना है उसके आधार पर प्रश्नावली हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो निश्चित एकांशों वाली प्रश्नावली होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो ये प्रश्न निश्चित सीमा पर आधारित होती है, निश्चित होती है, और सीमित होती है। ठीक है, और ये विस्तृत होती है और असीमित होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है ये। इसका मतलब ये है, निश्चित एकांशों वाली प्रश्नावली में ये जो एकांश होते हैं या जो प्रश्न होते हैं, एक तो निश्चित मात्रा में होते हैं, ठीक है, या सीमित होते हैं कि हम एक प्रश्नावली के अंतर्गत केवल 100 प्रश्नों को ही रखेंगे या 50 प्रश्नों को ही रखेंगे। ठीक है, तो ये निश्चित होती है, और इसमें सीमा होती है कि हम केवल इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। उनका जो अंकन किया जाएगा वो भी उसी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, एक विस्तृत प्रश्नावली होती है और ये असीमित होती है, यानी ये बहुत बड़ी होती है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो बढ़ भी सकती है। ठीक है, उसको बढ़ा भी देते हैं क्वेश्चंस को, कि जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन डाल दिए कि इसके आधार पर आप इन चीज़ों का जवाब दीजिए या इन चीज़ों के बारे में बताइए। तो ऐसे एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न हो गए, तो ये जो होती है बहुत विस्तृत होती है। ठीक है, क्रियान्विति के आधार पर भी प्रश्नावली को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहली तो है आमने सामने। ठीक है, क्रिया के आधार पर आमने सामने जो बैठकर प्रश्नावली को करा जाता है, और दूसरी होती है डाक प्रश्नावली। ठीक है, आमने सामने की प्रश्नावली में क्या होता है, रिसर्चर जो होता है, शोधकर्ता, अपने सामने प्रयोजक को बिठाकर उससे प्रश्न करता है और वो उसको उत्तर देता है। ठीक है, डाक प्रश्नावली में डाक के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से प्रश्नावली को सेंड कर दिया जाता है। टेलीफोन के माध्यम से भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो
डाक के माध्यम से प्रश्नावली को एक लेटर की तरह जो है भेज दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है, और वो उद्दीपक होता है वो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी उसे समय मिलता है उसके आधार पे उसको आंसर करके वापस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची। प्रश्नावली के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी अनुसूची उपकरणों में। देखिए प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, किसी को पता है? ये प्रश्नावली और अनुसूची जो है दोनों में प्रश्न करे जाते हैं, लेकिन दोनों में प्रश्नों को का उत्तर देने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए प्रश्नावली में क्या होता है, क्वेश्चनायर जो है प्रयोज्य को दे दी जाती है और वो स्वयं से उसे भरकर आपको देता है। लेकिन अनुसूची में क्या होता है, क्वेश्चन तो इसमें भी होते हैं कि 100 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, जो भी है क्वेश्चन तो इसमें भी होंगे, लेकिन उसको क्या है, जो हमारा शोध करता है वो अनुसूची के माध्यम से क्वेश्चन को प्रयोज्य को बताता है। ठीक है, पढ़कर सुनाता है, उसके बाद जो है जो प्रयोज्य है उसका आंसर देता है, उसको वो राइट रॉन्ग ऐसे करके इसमें आंसर लिखता है। ठीक है, उसको वो करेक्ट या रॉन्ग में या मार्किंग करके उसके आंसर जो है रेटिंग करके उसके आंसर को देता है। रेटिंग कैसे होती है, जैसे होता है असहमत, सहमत, पूर्णतः सहमत, ऐसे करके 3 5 उसमें होती है। आधे रूप से सहमत या पूरी तरह से सहमत, ये मतलब वो अपने हिसाब से बनी होती है उनकी। ठीक है, या सही, गलत, ऐसे करके सही और गलत के आंसर उनको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अनुसूची में इस तरह से प्रयोज्य जो है अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। देखिए अनुसूची में हम 3 प्रकार से डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले तो हम प्रयोज्य को ऑब्जर्व करते हैं या प्रेक्षण विधि द्वारा हम इसमें डाटा इकट्ठा करते हैं, जिसमें हम प्रयोज्य को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसको अंक प्रदान करते हैं। दूसरी विधि वही होती है रेटिंग वाली, कि हम उसको एक निश्चित रेटिंग देते हैं कि हम सहमत हैं, असहमत हैं, या आधे रूप से सहमत हैं या पूरे रूप से सहमत हैं, उसमें हमको रेटिंग दे देते, सूची होती है। इसमें क्या होता है, प्रलेखीय अनुसूची में क्या होता है कि शोधकर्ता जो है प्रयोज्य से संबंधित डाटा कलेक्ट कैसे करता है, उसकी डायरी से या उसके लेटर्स से या लोगों से जानकारी प्राप्त करके उनसे प्रश्न पूछता है और उसके बाद उसका डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की अनुसूचियों का हम प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है चिन्हांकन। चिन्हांकन सूची। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो साइंस होते हैं मतलब चिन्ह होते हैं, निश्चित से चिन्ह, उनके द्वारा डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद है प्राप्तांक पत्र। ठीक है, जो रिजल्ट स्कोर होता है, जो रिजल्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है या स्कोर होता है, उसके आधार पर उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है अभिवृत्ति मापनी। ठीक है, अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग करके परिप्रेक्ष्य आकार में डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधियां हो गई, एक तो प्रश्नावली, अनुसूची, चिन्हांकन, प्राप्तांक पत्र और अभिवृत्ति मापनी। ठीक है, फर्स्ट टाइप है ये, इसको मैं अभी डिटेल में करके दिखाऊंगी आपको, क्लासिफिकेशन चार्ट बनाकर दिखाऊंगी। उसके बाद दूसरी विधि हो गई हमारी उपकरणों में साक्षात्कार विधि। देखिए साक्षात्कार विधि में 2 तरह से साक्षात्कार किया जाता है, संरचित साक्षात्कार
और असंरचित साक्षात्कार। ठीक है। संरचित साक्षात्कार में जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें क्या होता है, प्रयोज्य को उसके उद्देश्य के आधार पर ही प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है ना। यानी एक कौन से प्रश्न प्रयोगकर्ता या एग्जामिनर बच्चों से करेगा, उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं कि ये प्रश्न प्रयोज्य से किए जाएंगे। ठीक है। और असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रयोज्य से परिस्थिति के आधार पर, अपने टेस्ट से रिलेटेड या किसी भी तरह से बिना किसी शेड्यूल के या कोई प्रश्नावली तैयार किए बिना इंटरव्यू लेता है। ठीक है। साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके वो आंसर प्राप्त करता है। ये रचना के स्ट्रक्चर के आधार पर हमने साक्षात्कार का टाइप बताया है। इसके अलावा साक्षात्कार का एक और तरीका होता है जो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें साक्षात्कार इंटरव्यू लेना है तो उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर भी साक्षात्कार को बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर पहला साक्षात्कार है नैदानिक साक्षात्कार। ठीक है। दूसरा है चयन साक्षात्कार। तीसरा है शोध साक्षात्कार। ठीक है। फोर्थ है निदानात्मक साक्षात्कार। ठीक है। और पांचवा है केंद्रित साक्षात्कार। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार इन 5 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर संरचित और असंरचित, उद्देश्य के आधार पर ये 5 प्रकार बताएं। पहला है नैदानिक साक्षात्कार या इसको कहते हैं क्लिनिकल। ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है। दूसरा है चयन साक्षात्कार, जब हम किसी कंपनी में या कहीं नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी परीक्षा के बाद चयन किया जाता है किसी बड़ी क्लास में एडमिशन के लिए, तो ये सारे साक्षात्कार आ गए। रिसर्च इंटरव्यू जो होता है, शोध साक्षात्कार जो है, जो शोध के लिए किया जाता है, अपनी रिसर्च के लिए जो इंटरव्यूज़ लेते हैं उनको कहते हैं निदानात्मक साक्षात्कार। देखिए, नैदानिक साक्षात्कार जो होता है ये प्रयोज्य की रुचियों से, प्रेरणाओं से, इच्छाओं से जुड़ा हुआ होता है और ये डेप्थ होता है, यानी गहराई से किया जाने वाला साक्षात्कार होता है। ठीक है। जबकि जो निदानात्मक साक्षात्कार होता है ये उपचारात्मक साक्षात्कार होता है या डायग्नोसिस वाला होता है। ठीक है। यानी किसी समस्या के या किसी परेशानी के उपचार के लिए जो हम साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, ये वो होता है और ये गहराई से किया जाने वाला साक्षात्कार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चयन साक्षात्कार, मैंने बता दिया था। शोध साक्षात्कार रिसर्च से संबंधित होता है। केंद्रित साक्षात्कार वो होता है जो फोकस्ड इंटरव्यू होता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि केंद्रित इंटरव्यू होता है कि जिस उद्देश्य से साक्षात्कार लिया जा रहा है केवल उसी से संबंधित प्रश्नों को उसमें किया जाता है। ठीक है। उसी से संबंधित बातें की जाती हैं। ठीक है। तो ये साक्षात्कार हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक विधि के बारे में मैं और वर्णन करती थी, समाजमिति विधि के बारे में मैंने आपको रिसर्च में पहले वाले टॉपिक के अंदर बताया हुआ है। समाजमिति विधि एक विधि होती है, समाजमिति या सोशियोमेट्रिक। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस भी समूह का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी समूह पर हम प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रयोगकर्ता द्वारा या शोधकर्ता द्वारा दिए जाते हैं बच्चों को। उसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं उनसे
ग्रुप में पूछ लिया जाता है, जितने भी जो प्रयोज्य हैं उनसे पूछ लिया जाता है कौन सबसे अच्छा है, तो कोई इसे अच्छा बताता है, 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 या कोई इसे अच्छा बताता है। इसको ज़्यादा लोग अच्छा बता रहे हैं ना, 1 2 3, तो ये जो है हमारा लीडर है या नेता है। ठीक है, तो समाजमिति विधि हमारा यही काम करती है कि वो लीडर की या नेता की खोज करती है। ठीक है, जिसके अंदर वो गुण पाया जाता है उसका इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी एक एपरेटस है या उपकरण है अनुसंधान का। इसके अलावा अवलोकन, जिसे कहते हैं प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अवलोकन प्रेक्षण शोधकर्ता उद्दीपक का या जिस पर वो शोध कर रहा है उसका अवलोकन किसी भी रूप में करता है, या उसको ऑब्जर्व करता है, या उसको देखता है। ठीक है, जिसके आधार पर उसको डाटा कलेक्ट करना होता है, वो ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण कहलाता है। जैसे डॉक्टर करते हैं ना कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ है किसी का, कई बार ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है मरीज़ को, कि 2 दिन मरीज़ को हम यहीं रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन में, ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं। तो वही ऑब्जर्वेशन जो है शोधकर्ता अपने प्रयोज्यों का करता है प्रैक्टिकल के लिए या अपने शोध का डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये 2 प्रकार का होता है, सहभागी और असहभागी। ठीक है, इसके अलावा भी एक होता है अर्ध सहभागी। ठीक है, बताती हूँ अभी इसके बारे में कैसे होता है ये। देखिए, सहभागी प्रेक्षण तो वो होता है जब प्रयोज्य का ऑब्जर्वेशन प्रयोगकर्ता द्वारा या शोधकर्ता द्वारा साथ में मिलकर किया जाता है, यानी जिस ग्रुप में प्रयोज्य होता है उसी ग्रुप में प्रयोगकर्ता साथ में मिलकर, ठीक है, शोधकर्ता ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। एक तो होता है प्रयोज्य जो है उसको पता होता है, ठीक है, जानकारी होती है या नोन होता है वो कि मेरा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा वो अननोन होता है। ठीक है, उसे पता नहीं होता कि कोई उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, सहभागी ऑब्जर्वेशन या सहभागी प्रेक्षण में ये 2 परिस्थितियां बनती हैं। दूसरा है असहभागी। इसमें क्या होता है, प्रयोगकर्ता बिना समूह में इकट्ठा हुआ या बिना समूह में ऐड हुए ऑब्जर्वेशन करता है। इसमें भी ये दोनों परिस्थितियां बनती हैं कि प्रयोज्य को ये पता होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हमें देखा जा रहा है, या कई बार प्रयोज्य को ये नहीं भी पता होता है। ठीक है, तो ये वाली परिस्थिति इसमें भी बनती है। ठीक है, तो ये वाली परिस्थिति इसमें भी बनती है। और इन दोनों के बीच की एक परिस्थिति होती है अर्ध सहभागी, यानी इसमें क्या होता है, शोधकर्ता कभी ग्रुप में ऐड होकर और कभी ग्रुप के बाहर रहकर प्रयोज्य का ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, तो ये 3 परिस्थितियां अवलोकन विधि के अंतर्गत या अवलोकन के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन के। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है शोध के उपकरण के रूप में। ठीक है, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स या टेस्ट जो होते हैं उनका शोध में, रिसर्च में बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये जुड़े होते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं बुद्धि परीक्षणों का, है ना। बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं, बिने परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, अल्फा परीक्षण, बीटा परीक्षण, भाटिया बैटरी, ये सारे बुद्धि परीक्षण जो है इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद है उपलब्धि परीक्षण का, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम जो है
अभियोग्यता परीक्षणों का उपयोग भी करते हैं, ठीक है, जिससे हम प्रयोज्य की अभियोग्यता का पता लगाते हैं। इसके अलावा रुचि परीक्षणों का उपयोग करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट जो बहुत सारे होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं, जिससे हम प्रयोज्य की रुचि का मापन करते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षणों का प्रयोग भी हम इसमें करते हैं, प्रयोज्य की पर्सनैलिटी जानने के लिए उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसमें प्रेक्षण विधियां जो हैं वो सारी प्रेक्षण विधियों का प्रयोग होता है, जैसे रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, ये सारे टेस्ट जो है इसमें आते हैं, ठीक है। CAT, TAT, ये जितने भी परीक्षण हैं ये सारे परीक्षण इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये इसके उपकरण थे। अब जल्दी से हम इन्हें एक क्लासिफिकेशन के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं। देखिए, ये मैंने क्लासिफिकेशन चार्ट तैयार कर लिया है। आज हमने जो पढ़ा है उसको हम शॉर्ट में अब देखते हैं एक नज़र में। देखिए, अनुसंधान उपकरण के प्रकारों के बारे में पढ़ा हमने। परीक्षा आकार हमारा पहला टाइप था, दूसरा टाइप था साक्षात्कार, तीसरा टाइप था अवलोकन, फोर्थ समाजमिति और फिफ्थ मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है। परिपरीक्षा प्रकार में हम ऐसी विधियों का उपयोग करते हैं जिसमें हम प्रश्न उत्तर करते हैं या प्रश्नों को पूछते हैं, ठीक है, जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आ जाती है प्रश्नावली। 2 प्रकार की प्रश्नावली मैंने बताई थी, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली टाइप। अनुसूची आ जाती है इसमें, स्कोरिंग कैसे करते हैं, मतलब दूसरों से, मतलब प्रयोज्य से आंसर प्राप्त करता है शोधकर्ता, ठीक है। चिन्हांकन में चिन्हों के द्वारा मापनी के द्वारा अध्ययन करा जाता है। प्राप्तांक पत्र स्कोर कार्ड लिया जाता है। अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार बताया था, संरचित और असंरचित साक्षात्कार होता है 2 तरह का। अवलोकन में सहभागी और असहभागी या नियंत्रित और अनियंत्रित, ठीक है, 2 तरह का होता है अवलोकन। समाजमिति विधि की बात की थी। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में बुद्धि परीक्षण आ गए, उपलब्धि परीक्षण आ गए, अभियोगिता परीक्षण आ गए, रुचि तालिका और व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ हमारे अनुसंधान उपकरण के प्रकार कंप्लीट होते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।